Okay. Yeah, hi, good morning, everyone. Okay, we'll start the class. Okay, तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने कंट्रोल फ्लोज के बारे में पढ़ लिया था, राइट? इफ स्टेटमेंट, व्हाइल, लूप, मैच स्टेटमेंट, ये सारा सब कुछ, एंड फंक्शंस के डेफिनेशंस और इसके बारे में भी हमने देख लिया था। इसके अलावा जो भी हमारा होमवर्क था वो भी हम कंप्लीट कर चुके थे। लास्ट टू लास्ट क्लास के होमवर्क को लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था हम लोगों ने। ओके, आज की क्लास में हम टारगेट कर रहे थे कि पी एक्सपेक्ट के बारे में भी हम पढ़ रहे थे पिछली 3-4 क्लास से, जहां पर हमने पी एक्सपेक्ट की लाइब्रेरी को यूज करके पी एक्सपेक्ट के कोड को लिखा था, और हमने एक्सपेक्ट कर करके स्ट्रिंग और ऐसे पाइथन हेल्पर यूटिलिटी के थ्रू डेटा को कुछ को कलेक्ट करने की कोशिश की थी। ओके, तो आज हमारा टारगेट है हम पाइथन के इस मेन डॉक्यूमेंट के थ्रू ही चल रहे हैं आगे। ओके, 3.11.4 रिलीज के हिसाब से जो ट्यूटोरियल है, जिससे कि कोई भी चीज हमारी बचे नहीं। ओके, हमने सबसे पहले ये आर्गुमेंट पासिंग इंटरप्रेटर ये सब देखा था, फिर हमने ये पाइथन में नंबर सिस्टम, स्ट्रिंग, लिस्ट और इसके बारे में हल्का सा पढ़ा था। लिस्ट के टाइम पे हम हल्का डिक्शनरी के भी बारे में देखे थे। उसके बाद मोर कंट्रोल फ्लोज के बारे में हमने देख लिया कंप्लीटली। फंक्शंस ये सारे सब कुछ कंप्लीट हो गए। आज हम देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। ओके, फाइन। तो देखिए, सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर जो है वो है लिस्ट। लिस्ट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जैसे कि सी में अरे होता है, पाइथन में लिस्ट होती है एक्सेस करने और डेटा को इनपुट करने के तौर तरीके के हिसाब से। लेकिन लिस्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सी से एडवांस है, सी के एरे से एडवांस है। लेट से लिस्ट में आप किसी भी टाइप का डेटा टाइप या मर्ज करके भी डेटा टाइप्स का डेटा टाइप रख सकते हो। हमने लास्ट टाइम देखा था कि इंटीजर और कैरेक्टर को एक ही लिस्ट में आप रख सकते हो, उन्हें एक्सेस कर सकते हो और उन पर कोई भी ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। लिस्ट में डेटा को फेच करने का और डेटा को अपेंड करने का, एक्सटेंड करने का, ये बहुत सारी एपीआई दे रखी हैं, है ना? इसको आइदर आप लेट मी ओपन इट। ओके, तो स्टार्ट इट। ओके, या तो आइदर आप क्या कर सकते हो कि हेल्प में अगर आप जाओगे, हेल्प यूटिलिटी में पाइथन की, तो हम लिस्ट यहाँ पर जब प्रेस करेंगे तो हमको लिस्ट के बारे में बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी। ओके, ये एक लिस्ट डॉट पी वाई करके मैंने फंक्शन लिखा हुआ है, दैट्स ओनली द रीजन इट इज गिविंग मी दिस। ओके, ये लिस्ट क्लास है, लिस्ट आइटरेबल, आइटरेट कर सकते हो इसके डेटा को तुम। कौन कौन से इसमें मेथड डिफाइंड हैं, वो सारे के सारे मेथड इसमें दे रखे हैं। मैं एक एक करके सारे के सारे मेथड पर चलता हूँ, फिर हम उनको एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे। ओके, सबसे पहला मेथड है अपेंड का मेथड। अपेंड क्या करता है कि लेट से आपकी लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स के बाद आपको एक नया एलिमेंट उसमें ऐड करना है लास्ट में एकदम। देखिए, जैसे आपकी लिस्ट में कुछ इस तरीके से एलिमेंट है फ्रूट्स, और आप चाहते हो कि इसमें एक नया फ्रूट आप ऐड करो, तो डॉट अपेंड ABC करके अगर आप ऐड करोगे तो वो एक नया फ्रूट यहाँ पर ऐड हो जाएगा इसी लिस्ट के अंदर। अपेंड क्या करता है हमारा? अपेंडिंग ऑब्जेक्ट टू द एंड ऑफ द लिस्ट, ये इसका मीनिंग है। क्लियर क्या करता है? रिमूव ऑल आइटम्स फ्रॉम लिस्ट। लेट से कि मुझे एक लिस्ट मैंने बनाई और मुझे वो उसमें सारे के सारे डेटा को क्लियर करना है,
तो उस मोमेंट पे लिस्ट डॉट क्लियर कमांड का मुझे यूज करना पड़ेगा। अभी मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि स्लैश का मतलब क्या है यहाँ पर, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर स्लैश लगा हुआ है किसी एपीआई या किसी भी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, इट मींस कि स्लैश से पहले के सारे आर्ग्यूमेंट पोजिशनल ओनली आर्ग्यूमेंट्स हैं। इनको आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट इक्वल टू लिख सकते हैं, उनको कीवर्ड फॉर्मेट में आप कॉल नहीं करा सकते हो। ओके। कॉपी क्या होता है? रिटर्न ए सेलो कॉपी ऑफ द लिस्ट। अगर लिस्ट की कोई एक कॉपी मुझे क्रिएट करनी है, एक नई कॉपी अगर मुझे क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम डॉट कॉपी एपीआई का यूज करते हैं। ठीक है कि नहीं? अभी फिर आगे है काउंट। काउंट एपीआई क्या करती है कि लेट से अगर किसी वैल्यू को आपको लिस्ट में ये देखना है कि वो कितनी टाइम लिस्ट में प्रेजेंट है, तो वो अकरेंस को उसी वैल्यू की कितनी अकरेंस है उसके नंबर को काउंट एपीआई रिटर्न कर देती है। ओके, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंड एंड अपेंड। अपेंड क्या करता है? किसी एक डेटा को, लेट से नंबर है, स्ट्रिंग है, वैसी ऑब्जेक्ट को अपेंड करने में काम आता है, अपेंड ऑब्जेक्ट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। और एक्सटेंड क्या करता है? एक्सटेंड लिस्ट बाय अपेंडिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द आइटरेबल। अगर आपका एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, उसको अपेंड करना है, उसको अगर लिस्ट में लास्ट में एंड वो जोड़ना है आपको, तब तो आप अपेंड एपीआई का यूज करो। लेकिन लेट से आपको एक दूसरी लिस्ट ही है, एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट को अगर आपको जोड़ना है, और सारे के सारे एलिमेंट उस लिस्ट के ऐड हो जाएं जो कि नई लिस्ट में है, और हमारी उस लिस्ट में सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएं, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? एक्सटेंड यूज करेंगे। मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। जैसे लेट से मेरे पास एक लिस्ट है 3 4 5, और मेरे पास एक और लिस्ट है 7 8 6 7 की, इस तरीके से दो लिस्ट है मेरे पास। और मुझे फाइनली क्या करना है? इस 3 4 5 लिस्ट में इस 6 7 लिस्ट को इस तरीके से ऐड करना है कि अभी इस लिस्ट में हो जाए एलिमेंट 3 4 5 6 7। तो मैं क्या करूंगा? 3 4 5 वाली लिस्ट को डॉट एक्सटेंड करूंगा 6 7 वाली लिस्ट से। तो एक्सटेंड करने के बाद वो सारे के सारे एलिमेंट जो 6 7 उस लिस्ट में है, वो एक एक करके इसमें एलिमेंट्स के तौर पर आ जाएंगे। ओके, एक एग्जांपल भी कर लेते हैं अपन इसके लिए। देखिए, MKDIR का यूज किया जाता है डायरेक्टरी बनाने के लिए। मैं चाहता हूं कि क्लास 6 के लिए एक अलग डायरेक्टरी बन जाए, तो CD क्लास 6 में गया मैं, MKDI करके मैंने एक डायरेक्टरी बनाई। उस डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए CD स्पेस क्लास 6। ये जाने के बाद देखिए यहाँ पे एक नई डायरेक्टरी बनी है, तो ऑब्वियसली इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। मैंने LS करके देख लिया, कोई भी इसमें फाइल नहीं है। इसमें मैंने लर्न लिस्ट डॉट py नाम की एक फाइल बना दी। तो फाइल बनाने के लिए आपको क्या करना है? विम स्पेस फाइल का नेम डॉट py के फॉर्मेट में, क्योंकि हम पाइथन फाइल लिखने वाले हैं, तो डॉट py के फॉर्मेट में मैंने फाइल का नेम दे दिया। आप इंटर दबाएं। इंटर दबाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ लिखना है, तो इंसर्ट मोड दबाने के लिए आपको आई प्रेस करना है। आई प्रेस करने के बाद आपका ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखेगा कि आप अभी इंसर्ट मोड में आ चुके हो। एक बार ये बार बार ये किया करो, जैसे कि आपको ये हैबिट में आ जाए। एस्केप दबाने के बाद आप बाहर निकल जाओगे, चाहे आप किसी भी मोड में हैं। लेट से विजुअल मोड होता है एक बिम आरसी बिम के अंदर, और विजुअल मोड में जाने के लिए हम वी प्रेस करते हैं, ये वाला वी कीबोर्ड में। और इसे प्रेस करने के बाद हम विजुअल मोड में जाते हैं, और एस्केप दबाने के बाद हम फिर से बाहर आ जाते हैं। एस्केप के साथ, एस्केप से क्या फायदा है कि जितने भी मोड में हो आप, सारे के सारे मोड से बाहर आ जाओगे अगर आप एस्केप दबाओगे तो। इंसर्ट मोड में हमने आई दबाया, इंसर्ट मोड में गए। अब हमने डेफिनेशन लिखना चालू किया मेन फंक्शन की। ओके, अभी हम लिस्ट के एग्जाम्पल को लिखने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि हर एक फंक्शन को लिखने से पहले आपको एक डॉक्यूमेंटेशन उसका लिखना है। और ये इस तरीके के साइन से आप
मल्टीपल लाइंस को कमेंट आउट कर सकते हो। ठीक है कि नहीं? ओके, लेट्स से मैंने एक लिस्ट बनाई L1 और उसमें मैंने एलिमेंट लिया 3 4 5, और एक लिस्ट बनाई L2 और उसमें मैंने एलिमेंट लिया 6, इसमें लेट्स से मैंने एलिमेंट लिया 9 10 11। ओके, अब यहाँ मैं कुछ कुछ ऑपरेशन करने वाला हूँ। मुझे पहला मेरा रिक्वायरमेंट है ओके, अपेंड एपीआई का। अपेंड एपीआई क्या करती है हमको पता है, लिस्ट के एंड में जाकर के एलिमेंट को ऐड कर देती है। मैंने क्या किया, L1 के में 6 को अपेंड कर दिया। ओके, दूसरी मेरी एपीआई है, वो एपीआई क्या है, क्लियर। ओके, यहाँ मैंने क्या किया, एक L3 और ले लेता हूँ और उसमें मैं डाल देता हूँ 1,2। यहाँ हम क्लियर एपीआई को देखेंगे एक बार, क्लियर एपीआई का कैसे यूज करते हैं। तो L2 L3 कोमा क्लियर। देखिए मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं L1 के एलिमेंट और L2 के एलिमेंट को क्लियर करना नहीं चाहता, इसीलिए मैंने L3 पर ये ऑपरेशन परफॉर्म किया है। और हम ये जानते हैं कि क्लियर एपीआई से जितने भी इसके एलिमेंट हैं वो सारे के सारे इसमें से डिलीट हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? ये क्या कर देगा, रिमूव ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। ओके, फाइन। अभी नया जो एपीआई है वो क्या है, कॉपी एपीआई। कॉपी एपीआई को देखो अच्छे तरीके से, ये क्या है, ये रिटर्न करता है सेलो कॉपी ऑफ द लिस्ट। ठीक है कि नहीं? तो कैसे सेलो कॉपी, और हमें इसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं करना है, केवल इस कॉपी एपीआई को लिस्ट के ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा करके कॉल कराना है। सेल्फ का मतलब वही है कि आप लिस्ट के ऑब्जेक्ट के साथ इस एपीआई को डॉट लगा करके कॉल कराइए। ठीक है कि नहीं? तो मैंने एक L4 लिया और मैंने कहा आप ऐसा करें, L2 डॉट कॉपी कर दें। ओके, अगली एपीआई है काउंट एपीआई। ओके, तो काउंट एपीआई का यूज करने से पहले मैं क्या करता हूँ, L1 में एक और अपेंड कर देता हूँ एलिमेंट 3 को। ओके, और यहाँ पे C1 काउंट लिख देता हूँ मैं, L1 डॉट काउंट, और हमको पास क्या करना है, देखिए काउंट में पास करना है वैल्यू को, तो हमने यहाँ पे पास किया वैल्यू 3। ओके, अब हम एक एक करके इन चीजों को प्रिंट कराएंगे। पहले हमने यहाँ C को प्रिंट कराया, यहाँ हमने प्रिंट कराया L1 को, देखते हैं अपन क्या है ना। ओके, यहाँ हमने प्रिंट कराया L4 को, और हमने प्रिंट कराया L2 को कि क्या L2 के एलिमेंट में तो कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ हमने प्रिंट कराया L3 को, और L3 को इससे पहले और बाद में दोनों जगह हम प्रिंट कराएंगे, जिससे कि हमको पता लग जाए कि एलिमेंट इसमें से क्लियर हुए या नहीं हुए। प्रिंट कराया L1 को और फिर इसके बाद भी प्रिंट करा दिया L1 को, इस तरीके से। ओके,
एक एक और कमेंट में डाल देता हूँ। मैं लिस्ट को इतना अच्छे से इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ जिससे कि, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज आने वाला डेटा स्ट्रक्चर है। ओके, इसके बाद थोड़ा सा हम फास्ट कर देंगे अपनी स्पीड को। अभी कुछ कुछ जो मेन मेन एपीआईज हैं स्टार्टिंग की, उन्हें हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ हमने कॉल करा दिया मेन फंक्शन को। मैंने बताया था आपको, कॉलन WQ दिस एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आप क्या है सेव कर सकते हो फाइल को। एंटर दबाएं, आपकी फाइल सेव हो गई। ओके, पाइथन list.py। ओके, यहाँ ये 4 हैं क्या? देखिए, अपेंड किया था मैंने 4, इसमें 6 को, तो 3 4 5 6। क्लियर किया 1 2 को, तो सारा सब कुछ क्लियर हो गया। कॉपी किया तो सेलो कॉपी, आपको यहाँ याद होगी, हम L2 की L4 में कर रहे थे, तो ये L4 है, ये L2 है। इस तरीके की कॉपी क्रिएट हो जाती है। काउंट किया, 3 को मैंने काउंट किया तो 3 और 3 2 बार है, तो काउंट मेरे यहाँ आ गया 2। ओके, अब बेस्ट पार्ट दिखाता हूँ, अपेंड और एक्सटेंड में अंतर। ये एक्सटेंड एपीआई का एग्जांपल देने वाले हैं अपन। ओके, लेट से मुझको क्या करना है, L1 में मैंने सबसे पहले अपेंड किया है किसको, L3 को। देखिए, इस टाइम पे L3 का में कोई डेटा नहीं है, तो L3 को मैं क्या कर लेता हूँ, एक डेटा डाल देता हूँ अपेंड करके उसमें। क्या, कोई जैसे कि 1 एलिमेंट मैंने डाल दिया, और फिर मैंने क्या किया है, यहाँ पे अपेंड ऑपरेशन यूज किया है, लेकिन अपेंड में कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं पास किया है, एक आइट्रेबल पास कर दिया डायरेक्टली। ओके, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट कराया यहाँ पर L1 को, यहाँ पर प्रिंट कराया L1 को, और प्रिंट करा दिया L3 को, जिससे कि आपको पता लग जाए। ओके, प्रिंट होने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूं, L2 के अंदर एक्सटेंड कर रहा हूं किसको, सेम L3 को। और एक्सटेंड करने से पहले L2 को प्रिंट करा रहा हूं यहाँ पर, और फिर उसके बाद भी प्रिंट करा रहा हूं। अभी हम देखते हैं कि हमारा क्या स्क्रिप्ट है। देखिए, L3 में मैंने डेटा, यहाँ L3 बिल्कुल खाली हो चुका था, क्लियर हमने कर दिया था, राइट। उसके बाद मैंने अपेंड किया किसी एक ऑब्जेक्ट को, इंटीजर टाइप के ऑब्जेक्ट को, तो वो ऑब्जेक्ट इसमें आ गया। ओके, अब उसको मैंने क्या किया, L3 को प्रिंट कराने के बाद L1 को प्रिंट कराया, तो L1 हमारा ये था, सेम यही एलिमेंट यहाँ पर है। जब मैंने L1 में अपेंड किया है किसी एक आइट्रेबल को, तो देखिए वो आइट्रेबल किस तरीके से इसमें आ गया, वो एक लिस्ट के फॉर्मेट में ही लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट बन करके आ गया। लेकिन अगर सेम को जब मैं एक्सटेंड करूंगा, यहाँ पे जब L2 में मैंने इसको एक्सटेंड किया है, तो देखिए आप वो लिस्ट के फॉर्मेट में नहीं, एक उसके अंदर का जो एलिमेंट है उसको इसका एलिमेंट बना करके छोड़ के गया है। ये अंतर है एक्सटेंड में और अपेंड में। अपेंड आपको कब यूज करना है, जब एक इंटीजर स्ट्रिंग टाइप के ऐसे
आपके पास ऑब्जेक्ट हो और उनको लिस्ट के एंड में ऐड करना हो। लेकिन एक्सटेंड आपको कब यूज करना है, जब आपके पास ऐड करने के लिए कोई आइटरेबल आ जाए, और आइटरेबल को आइटरेबल में जब आप ऐड करोगे तो आप एक्सटेंड ऐड करो, अगर उस आइटरेबल के सारे एलिमेंट को आपको ऐड करना है, ऐसी रिक्वायरमेंट है। लेट से आपको आइटरेबल को डायरेक्टली अगर इसमें ऐड करना है एज ए एलिमेंट, तो आपको फिर से अपेंड यूज करना पड़ेगा। तो आई होप ये सबके लिए क्लियर है ना। तो अपन चलते हैं एक एक करके। अब हमने अपेंड एपीआई देख ली, हमने एक्सटेंड एपीआई देख ली, हम एक बार इंसर्ट एपीआई कोड देखते हैं ना। इंसर्ट क्या है, तो इंडेक्स, इंसर्ट से पहले है एक एपीआई इंडेक्स। ओके, इंडेक्स एपीआई क्या करती है कि अगर आपको किसी वैल्यू का इंडेक्स निकालना है, कहां से कहां तक, तो आप क्या है कि ये देखिए, इसने क्या किया है कि ये इस तरीके से दो एक डिफॉल्ट वेरिएबल दे दिए हैं यहाँ पे, कि स्टार्ट 0 से और स्टॉप यहाँ तक आप कोई भी, पर देखो आप अभी भी इसने यहाँ पे ये स्लैश लगा रखा है। स्लैश मीन्स आपको इनकी वैल्यू, वैसे तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है, लेकिन आप जब इनकी वैल्यू पास करोगे तो आपको पोजिशनल ओनली आर्ग्यूमेंट की तरह ही पास करनी है। ठीक है कि नहीं। और इंसर्ट क्या होता है, इंसर्ट होता है इंसर्ट एन ऑब्जेक्ट बिफोर इंडेक्स। किसी इंडेक्स पर अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना है, तो वहां पर आपका ये ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट कमांड का यूज किया जाता है। ठीक है कि नहीं। तो अपन देख लेते हैं एक बार दोनों का यूज करके। L1 में इस टाइम पर 3 हमारे पास 2 बार है, अगर आपको याद हो तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। है ना, और हमको इसकी इंडेक्स निकालनी है। इंडेक्स कहता है कि वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है कि नहीं। ओके, मैंने इसका एक और फॉर्मेट रेडी किया। लेट से मुझे 3 को सर्च करना है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम अवेलेबल है उस 3 को नहीं, मुझे 2 इंडेक्स से और लेंथ ऑफ L1 तक इसको देखना है। ये स्टार्ट इंडेक्स है, ये एंड इंडेक्स है, इसकी लेंथ, और इनके बीच में 3 कहां पर पहली टाइम अकर कर रहा है वो हमको पता लगाना है। देखिए 3 ये रहा आपको, ये आपकी क्या थी, हमारी लिस्ट थी। ओके, इस लिस्ट में हमने सर्च किया था 3 को। तो जब नॉर्मली हमने इंडेक्स किया तो 0th इंडेक्स पे ही उसने बता दिया कि आपका 3 अवेलेबल है। लेकिन फिर सेकंड टाइम मैंने क्या किया, इसी इंडेक्स का स्टार्ट और स्टॉप, ये दो वैल्यूज दे करके यूज करने की कोशिश की। जब इन दो वैल्यूज को दिया, मैंने मैंने बोला कि 2 इंडेक्स से स्टार्ट करना है और एंड ऑफ द L1 तक आपको जाना है। तो 0 1 2 यहाँ से इसने स्टार्ट किया, और यहाँ के बाद इसने सर्च करना चालू किया। 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स वाले इसको इसने ढूंढ करके दे दिया है कि जो आपका 3 है वो फोर्थ इंडेक्स पर अवेलेबल है। तो सर्चिंग जो होनी है हमारी, वो सेकंड इंडेक्स के बाद इस वैल्यू का फर्स्ट अकरेंस, ये फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स हमको ये वापस देगा। लेकिन आप ये देख लो इसमें कि इसकी जो इंडेक्सिंग है वो वही जीरो बेस्ड और स्टार्ट से लेकर के फोर्थ प्लेस को ही इसने वापस किया है। ऐसे नहीं कि जहां से आपने यहाँ से स्टार्ट करने के लिए बोला वहां से इसने 0 स्टार्ट कर दिया इंडेक्सिंग।
इंडेक्सिंग वही है, उसकी सेम जीरो बेस्ड ही है और स्टार्ट से ही है, जहाँ ये फर्स्ट एलिमेंट से ही इसने स्टार्ट कर रखा है। ओके, अभी हम इंसर्ट पर और आ जाते हैं एक बार। L2 को मैंने प्रिंट करा दिया और L2 में मैंने बोला आपको इंसर्ट करना है। कहाँ पर? देखिए इंसर्ट क्या कह रहा है कि आप इंडेक्स दें और ऑब्जेक्ट दें। ओके, तो लेट से मैंने बोला दूसरी इंडेक्स पर जा करके आपको इंसर्ट कर देना है वैल्यू 13 को। ओके, और फिर इसके बाद L2 को आपको प्रिंट करा देना है। देखिए 0 1 2 ये दूसरी इंडेक्स थी, तो पहले ये इस तरीके से का था L2 हमारा, अब दूसरी इंडेक्स पर इसने 13 को इंसर्ट कर दिया। और जितने भी एलिमेंट है ओवरराइट नहीं किया है, इंसर्ट किया है। देखिए और सारे के सारे एलिमेंट को शिफ्ट कर दिया। ठीक है कि नहीं? इंसर्ट। ओके, पॉप। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे अपन आते हैं। पॉप क्या है? सेम आपने स्टैक में पुश और पॉप को देखा होगा, तो वही सेम टू सेम पॉप है आपको। आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा। क्लियर के बारे में अपन बता चुके हैं, इंडेक्स के बारे में, काउंट के बारे में अपन बता चुके हैं, सॉर्ट के बारे में अपन भी आते हैं। ठीक है कि नहीं? रिवर्स सॉर्ट एक साथ ही बताएंगे, कॉपी के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है कि नहीं? अब ये पॉप और पुश का क्या चक्कर है? देखिए आपको एक बात बताता हूँ, जब स्टैक होता है जहां पे लास्ट इन फर्स्ट आउट जो होता है हमारा, ठीक है कि नहीं, कि जो भी लास्ट में इन हुआ है वो फर्स्ट में आउट होना चाहिए, तो क्या होता है कि हम जब स्टैक में या किसी भी लिस्ट में अपेंड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ये कहता है कि लिस्ट के एंड में जाकर के वो इन करेगा। तो यानी लास्ट इन तो ऑटोमेटिकली अपेंड हमको प्रोवाइड कर ही रहा है। लेकिन जब हम यहाँ से किसी डेटा को फेच करना चाहते हैं लिस्ट से, तो उसकी इंडेक्सिंग के आधार पे हम उसे फेच करते हैं। लेकिन अगर हमको फर्स्ट आउट निकालना है, यानी लास्ट से ही आउट करने की कोशिश करनी है हमको, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पॉप यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपेंड किया 6 को 7 को, तो मेरी लिस्ट बन गई 3 4 5 6 7। लास्ट इन क्या हुआ है? 7 हुआ है, ये सबसे लास्ट में अवेलेबल है। इसको अगर मुझे फेच करना है और इसको एलिमेंट को डिलीट भी करना है और फेच भी करना है, तो मैं क्या करूंगा? डॉट पॉप एपीआई का यूज करूंगा, ये बता देगी कि 7th नंबर जो एलिमेंट है वो पॉप हो गया, और अभी हमारी लिस्ट बनी है 3 4 5 6 7। ठीक है कि नहीं? तो ये सेम अपन अब हम यूज कर लेते हैं इसमें भी। देखिए हमारा जो L1 था ना, अगर आपने देखा हो, ये L1 में हमने अपेंड करके लास्ट में ये कुछ इस तरीके की इंडेक्स रख दी थी। मतलब यहाँ पे आइट्रेबल को ही अपेंड कर दिया था। अभी मुझे इस आइट्रेबल को हटाना है यहाँ से। ठीक है कि नहीं? L1 डॉट पॉप। देखें आप, इसने लास्ट एलिमेंट को ऑटोमेटिकली पॉप कर दिया, और अभी हमारा L1 बन गया इस तरीके से 3 4 5 6 3। ये है हमारी पॉप एपीआई। तो इसलिए हम स्टैक का काम पूरा का पूरा लिस्ट के थ्रू, अपेंड और पॉप एपीआई के थ्रू हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाइथन में, यूजिंग लिस्ट। है ना? क्यू को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को? तो देखिए आपको क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसने बहुत सारी
खुद इंपोर्ट लाइब्रेरीज बना रखी हैं और कलेक्शन लाइब्रेरीज बना रखी है, जिसमें इसने डीक्यू नाम की मेन क्लास का यूज कर रखा है क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आपको क्या करना है, कलेक्शन लाइब्रेरी से इंपोर्ट करना है डीक्यू क्लास को। ओके, व्हाई इट इज नॉट इंपोर्टिंग ऑल द लाइब्रेरी, बिकॉज कलेक्शन लाइब्रेरी में बहुत सारी क्लासेस होंगी और हमको इस कोड के लिए सारी क्लासेस की जरूरत नहीं है। तो हम अपनी स्पेसिफिक क्लास को ही यहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग इंपोर्ट एंड देन क्लास नेम। ओके, इसने डीक्यू का एलिमेंट क्रिएट करने के लिए क्या किया, इसने इस तरीके से पूरी की पूरी लिस्ट को डी क्यू में पास कर दिया डी, और ये डी क्यू इसको क्यू करके इसका डी क्यू का ऑब्जेक्ट मिल गया। अब इस ऑब्जेक्ट पर इसने अपेंड एपीआई करी, तो हम क्या कर चाहते हैं, डी क्यू से फर्स्ट इन हो इसका और फर्स्ट आउट हो, है ना। तो ये अपन अभी एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं अपने इसमें। मैं नई फाइल ओपन कर रहा हूँ, विम स्पेस dq.py। मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट dq। ओके, कलेक्शंस है वो, ठीक है ना, फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट dq। मैंने मेन फंक्शन लिखना चालू किया, है ना। मेन फंक्शन में मैंने क्या किया, एक क्यू नाम का वेरिएबल बनाया और मैंने क्या कि आप इस क्यू को एक काम करें, ये एक लिस्ट है, इसको क्यू में चेंज कर दें। क्यू की क्या है, डॉट अपेंड करना है हमको क्यू में। ओके, और इसमें एक एपीआई है पॉप लेफ्ट भी हमको यूज करनी है, फर्स्ट टू अराइव न्यू लीव्स। ओके, तो वहां पॉप यूज करते थे, यहाँ पॉप लेफ्ट यूज करना है और अपन देखते हैं क्या प्रिंट होता है। देखिए 1 2 3 4 5। ओके, क्या कहता है ये, फर्स्ट में जो इन हुआ है वो ही फर्स्ट में आउट होना चाहिए। इसका मतलब 1 2 3 4 5 में फर्स्ट में इन है 1, देन 2, देन 3, देन 4। तो अगर हम आउट करें तो ये ही आउट होना चाहिए सबसे पहले फर्स्ट वाला, ये नहीं जो लास्ट में इन हुआ है वो आउट हो जाए। हमने क्या किया, अभी इसमें अपेंड कर दिया, अपेंड करने के बाद ये लास्ट में जाकर के 7 को इन कर दिया। और जैसे ही हमने पॉप लेफ्ट दबाया तो देखिए जो फर्स्ट में इन था, इसका मतलब हमने 1 हमारा सबसे पहले इन हुआ था, तो 1 हमारा यहाँ से बाहर निकल गया और अभी ये सारे के सारे एलिमेंट बचे 2 3 4 7। जबकि स्टैक क्या करता था, स्टैक कहता था कि लास्ट में इन कौन सा एलिमेंट है, 7 एलिमेंट हमारा यहाँ लास्ट में इन हुआ है, तो आपका जो लास्ट में इन है उसको फर्स्ट में आउट करना है। तो वहां हम जब पॉप लगा रहे थे तो पॉप लगाने पर हमारा लास्ट में इन वाला फर्स्ट में आउट हो रहा था। ओके, वो हम देख भी सकते हैं यहाँ पे कि लास्ट में इन हुआ था ये 1, पूरा का पूरा 1 लिस्ट है ना। इसको जैसे ही हमने पॉप किया तो ये ही यहाँ से आउट हो गया और देखिए ये पहला पहला जो फर्स्ट में इन था वो अभी भी यहाँ पे सेफ इस तरीके से बचा हुआ है। तो ये स्टैक और ये क्यू का आपको याद रखना है। क्यू को याद रखने का एक सिंपल तरीका है, आप है ना कभी रेलवे स्टेशन या कहीं पे किसी भी जगह पे क्यू में लगे होंगे पक्का, तो आप देखिए कि जो सबसे पहले आता है ना वो सबसे पहले टिकट पाता है। तो जो फर्स्ट इन हुआ है वो ही टिकट लेकर के सबसे पहले आउट होगा, फर्स्ट आउट होगा। ये है हमारी क्या, क्यू। ठीक है क्या नहीं।
और बीटेक में जो स्टूडेंट्स की बैठने का क्रम होता है ना, जनरली वो हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि लास्ट सीट हमको पकड़नी होती है। तो जो कोई भी क्लास में सबसे फर्स्ट आता है वो लास्ट में जाकर के इन हो जाता है। और जब क्लास छूटती है तो जो सबसे लास्ट आता है वो क्या करता है, वो सब उसको सीट कहाँ मिलती है, सबसे आगे वाली सीट मिलती है, तो उसको सबसे आगे बैठना पड़ता है। और जब क्लास छूटती है तो जो सबसे आगे वाली सीट पे बैठा हुआ है, जो लास्ट इन हुआ था, वो ही सबसे पहले बाहर निकलता है। तो इस तरीके से स्टैक को और क्यू को आप याद रख सकते हो। ठीक है कि नहीं। एक अगला टॉपिक है लिस्ट कंप्रीहेंशन। लिस्ट कंप्रीहेंशन क्या करता है कि आपने लिस्ट के बारे में तो पढ़ लिया, इसकी सारी एपीआईज के बारे में आप जान चुके हो। लिस्ट में अपेंड कैसे करना है, एक्सटेंड कैसे करना है, इंडेक्सिंग कैसे करनी है, इंसर्ट करना है, इसके बारे में आप जान चुके हो, है ना। लेट्स से एक मेरी एक नई लिस्ट है स्क्वायर, और इस स्क्वायर लिस्ट को मैंने यहाँ बना दिया, और मेरी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके की है कि 1 to 10 के जितने भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर इस लिस्ट के अंदर आना चाहिए। तो एक सिंपल तरीका क्या है कि हमने रेंज का पढ़ा था जब हम लूपिंग पढ़ रहे थे। तो हमने फोर लूप में रेंज लगाया, एक्स इन रेंज 10। रेंज 10 का मतलब वो 0 से लेकर के और 9 तक सारे के सारे एलिमेंट हमको एक एक करके नंबर रिटर्न करता जाएगा। और जैसे ही ये करेगा तो हम x इंटू टू का मतलब होता है, इंटू टू का मतलब होता है 2 का मल्टीप्लाई। और अगर 2 बार ये इंटू इंटू लगा हुआ है, इसका मतलब स्क्वायर। तो जो भी हमारा एलिमेंट आएगा उसका स्क्वायर कर करके इसमें लिस्ट में अपेंड करता जाएगा। अब इस काम को करने के लिए हमने, देखिए यहाँ पे 3 लाइन का कोड लिखा है, जबकि लिस्ट कहती है कि मुझे 3 लाइन के कोड की जरूरत ही नहीं है। तो हम कैसे इसको लिखेंगे अपन एक बार देख लेते हैं। सेम स्क्वायर को मैं यूज कर रहा हूँ। स्क्वायर इक्वल टू, देखिए मुझे लिखना क्या है, पहले अपन वो लिख लेते हैं। Return a list which do square from 0 to 9 नंबर। ये मेरी रिक्वायरमेंट है कि हमको एक लिस्ट को रिटर्न करना है जो क्या हो, वो स्क्वायर कर दे 0 से 9 नंबर के सारे एलिमेंट का स्क्वायर हो। ऐसी एक लिस्ट को हमें रिटर्न करना है। तो सेम चीज को मैं यहाँ पे अभी कोड में लिखने जा रहा हूँ। देखिए जो वर्डों में है सेम उसको ही कोड में इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो हमें क्या है, एक लिस्ट को रिटर्न करना है, तो ऑब्वियसली मैंने लिस्ट लिख दी। अब इसमें क्या करना है, क्या कह रहा है ये, रिटर्न डू स्क्वायर, स्क्वायर करना है, तो जो भी लिस्ट का एलिमेंट होगा उसमें मैंने स्क्वायर कर दिया। अब ये एक्स क्या है, फ्रॉम 0 to 9 नंबर, इसका मतलब फ्रॉम एक्स फॉर एक्स इन रेंज 10। एक्स इन रेंज 10 क्या देता है, 0 to 9 नंबर को दे देता है। तो एक्स हमेशा मेरे को क्या, 0 to 9 नंबर देता जाएगा, और उसका मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, और फिर उसे लिस्ट में बना करके इसके लिए रिटर्न कर दूंगा। और अभी हम प्रिंट करें एसक्यू को, तो हमारा क्या प्रिंट होता है हम एक बार देख लेते हैं। देखिए वही सेम प्रिंट हो रहा है जो कि यहाँ पे इसने 3 लाइन का कोड लिखा है, राइट। तो इसीलिए लिस्ट कंप्रिहेंशन क्या कहता है कि कौन सा इस वे लिस्ट को क्रिएट करने का क्या है, वो तरीके इसमें लिस्ट कंप्रिहेंशन में बता रखे हैं। आपको ये 3 लाइन का कोड लिखने की जरूरत नहीं है अगर आपको कुछ इस तरीके के लिस्ट की जरूरत है। आप इसे कैसे लिख सकते हो, आइदर आप एक लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हो। तो मैंने बताया था आपको फंक्शंस में लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है। लैम्डा फंक्शन ये कहता है कि अगर आप कोई एक्स पास करोगे तो वो एक्स इंटू इंटू टू आपको पास कर देगा। अब ये एक्स कहाँ है, तो रेंज जो
10 तक पूरी की पूरी एलिमेंट्स की रेंज है, उसको आप इसने मैप कर दिया लैम्ब्डा फंक्शन से। अब ऑटोमेटिकली इसमें से एक-एक एलिमेंट लैम्ब्डा फंक्शन में आता जाएगा। लैम्ब्डा फंक्शन में जब कोई एलिमेंट आएगा, तो वो उसका स्क्वायर करके रिटर्न करेगा और वो पूरा का पूरा एक मैप बन जाएगा और उसको इसने टाइप कास्ट कर दिया लिस्ट में और स्क्वायर को भेज दिया। फिर भी ये थोड़ा-सा समझने में डिफ़िकल्ट है क्योंकि हमको इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ लैम्ब्डा फंक्शन की ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं। तो हम क्या है इसको इक्विवेलेंटली इस तरीके से भी लिख सकते हैं जो अभी हमने लिखा है। हमने यहाँ सिंपल क्या है कि आपको एक ऐसी लिस्ट चाहिए जिसमें स्क्वायर्स हों। कैसे स्क्वायर्स हों? 0 टू 9 तक के सारे नंबर के स्क्वायर हों। तो 0 टू 9 तक के नंबर कहाँ से मिलेंगे? सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है हमारी 0 टू 9 तक के नंबरों की। उसके लिए हमने फोर लूप लगाया। उनमें एक-एक नंबर का हमने यहाँ स्क्वायर किया और फिर हमने रिटर्न कर दी एक लिस्ट। तो उसे पैक किया और हमने दे दिया। ये इसका कॉन्साइज़ एंड रीडेबल वे है, व्हिच इज़ मोर कॉन्साइज़ एंड रीडेबल। ये है लिस्ट कम्प्रीहेंशन। और भी बहुत तरीके से लिस्ट को कम्प्रीहेंस कर रखा है कि अगर आपको पॉइंट इस तरीके से रिटर्न करने हैं, तो आप इसी स्टेटमेंट में 2 लिस्ट भी चला सकते हो फॉर x इन 1 2 3 फॉर y इन दिस इफ x इज नॉट इक्वल टू y। देखिए 2-2 फॉर लूप, एक इफ स्टेटमेंट और उसके बाद इसको कैच करके यहाँ पे इन्होंने रिटर्न कर दी लिस्ट को और आपकी लिस्ट प्रिंट हो रही है। अगर आप इसको इक्विवेलेंट लिखोगे तो देखिए सी में कैसे लिखोगे फॉर एक्स एक एक फोर एलिमेंट ऐसे चलाओगे और एक एक एलिमेंट इसमें से कैप्चर करोगे फिर वाई को कैप्चर करोगे फिर ये इफ स्टेटमेंट लगाओगे तब यहाँ पे जाके अपेंड करोगे। ये पूरे के पूरे कोड को इसने सिंगल लाइन में लिख दिया है यहाँ पर। ये हमको सीखना भी है, ठीक है कि नहीं। नेस्टेड लिस्ट कंप्रीहेंशन अभी यहाँ पे वैसे तो हमने नेस्टेड लिस्ट का ही कंप्रीहेंशन किया है इस तरीके से। और भी नेस्टेड लिस्ट का कंप्रीहेंशन का एग्जांपल देखना है तो मैट्रिक्स एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट एज ए एलिमेंट होते हैं। अब बताइए आपको अगर ऐसे लिस्टों को एलिमेंट रखना है तो आपको अपेंड यूज करना है कि एक्सटेंड यूज करना है? तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ हमको अपेंड करना है एक एक को क्योंकि पूरा का पूरा एलिमेंट ही अपने आप में एक लिस्ट है, ठीक है कि नहीं। अब इस मैट्रिक्स में से एक एक एलिमेंट को आपको निकालना है तो 2 फोर लूप चलाने पड़ेंगे। पहला फोर लूप क्या चलाना पड़ेगा आपको? फोर रोज इन मैट्रिक्स। तो ये हमको क्या करेगा एक एक रो दे देगा, ये दे दी ये दे दी ये दे दी। और फिर अगला फोर लूप क्या होगा कि इस रोज में से आप कोई भी एलिमेंट को फेच कर लो, ठीक है कि नहीं। तो इन्होंने देखो क्या किया कि इस रो में से 159 को जैसे कैप्चर करना है लेट से हमको, हर रो का पहला पहला एलिमेंट। तो इन्होंने क्या किया इस मैट्रिक्स में से एक एक करके रो को लिया, उस रो का सबसे पहला आई आई कहाँ से आ रहा है? आई आ रहा है 0 to 4, तो सबसे पहले आई की वैल्यू होगी 0। तो यानी पहले सबसे पहले रो 0 के एलिमेंट को यानी 1 को 5 को 9 को ले लिया और उसे पैक कर दिया एक लिस्ट में। और ये आइट्रेशन इन्होंने किया 4 बार। इट मींस पहला पैकिंग होगी 159 की, दूसरी पैकिंग होगी 2610 की, तीसरी पैकिंग होगी 3711 की, चौथी पैकिंग होगी 4812 की। और यही पैकिंग हमारी यहाँ पे हो रही है। और देखो इसने देखते ही देखते सिंगल लाइन के अंदर इस पूरी की पूरी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दिया है। जो रोज थे और जो कॉलम थे उनको आपस में बिल्कुल बदल दिया। देखिए अब आपके कॉलम कुछ और हो गए, रो कुछ और हो गए। तो सिंगल लाइन इसे बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट कंप्रीहेंशन। ओके। दूसरा आपका स्टेटमेंट है वो है डिलीट स्टेटमेंट। डिलीट स्टेटमेंट क्या करता है कि अगर लिस्ट में से किसी भी एलिमेंट को आपको डिलीट करना है, इंडेक्स पर अवेलेबल किसी भी एलिमेंट को, तो आप ये डिलीट का यूज कर सकते हो।
अब देखिए डिफरेंस है। अच्छा आपको याद होगा पॉप भी डिलीट किया करता था। भैया एक मिनट से, रिमूव और डिलीट में क्या डिफरेंस होगा? देन इसमें पॉप और पॉप लेफ्ट में। हाँ ओके मैं बताता हूँ आपको। देखिए पॉप भी आपका डिलीट किया करता था, लेकिन पॉप क्या करता था कि डिलीट करता था स्टैक के आधार पर। कैसे? कि जो लास्ट एलिमेंट है हमारा उसको डिलीट किया करता था, और पॉप लेफ्ट क्या करता था, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसको डिलीट किया करता था। इट मींस कि पॉप और पॉप लेफ्ट में हम कभी इंडेक्स पास नहीं करते थे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पॉप में देखिए, पॉप में ये मेरी मर्जी से काम नहीं करता है। पॉप पॉप खुद की उसकी मर्जी है कि मुझे जो भी लास्ट में इन हुआ है उसी को डिलीट करना है। और पॉप लेफ्ट क्या कहता है, पॉप लेफ्ट का भी अगर आप देखोगे यहाँ पर, पॉप लेफ्ट कहता है वो भी कोई आर्गुमेंट नहीं लेता आपसे, क्योंकि उसको पता है कि जो भी पहला एलिमेंट इसमें इन हुआ था उसको मुझे डिलीट करना है। लेकिन लेट से मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे साथ में इंडेक्स पर कोई एलिमेंट है उसको डिलीट करना है। तो अपन देख लेते हैं एक बार कैसे इसको यूज करते हैं। जैसे आपने यहाँ इंसर्ट किया था दो में, दूसरे इंडेक्स पर 13 को इंसर्ट किया था, ये मेरी रिक्वायरमेंट थी। रिक्वायरमेंट के खत्म होने के बाद दोबारा से मुझे इस L2 को सेम उसी पोजीशन पर लाना है जिस हिसाब से पहले थी L2 लिस्ट। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं डिलीट का यूज करूंगा। डिलीट क्या करना है मुझे, L2 में जो मेरा सेकंड एलिमेंट है, देखिए मैंने सेकंड इंडेक्स पर ही 13 को ऐड किया था, अभी मुझे सेकंड को ही यहाँ पे डिलीट करना है, और फिर मैं इस L2 को प्रिंट कराता हूँ। तो अगर आप इंडेक्सिंग में जाओगे तो यहाँ देखिए, यहाँ 13 इन हुआ, फिर 13 यहाँ से आउट हो गया। लेकिन ये काम क्या मैं पॉप से और पॉप लेफ्ट से कर सकता हूँ? नहीं। अगर मुझे पॉप करना है तो पॉप करने के टाइम पे वो क्या करेगा, पॉप पॉप इस 1 को उड़ा देगा, और पॉप लेफ्ट करूंगा मैं तो वो इस 9 को उड़ा देगा। लेकिन मुझे किसको उड़ाना है, मुझे इस 13 को हटाना है। तो 13 को हटाने के लिए मेरे पास एक अलग मेथड चाहिए, और वो क्या है, हमारा डिलीट स्टेटमेंट। तो फिर रिमूव भी तो यही काम कर रहा है। लिस्ट डॉट हाँ रिमूव जो हम अब यूज मैं कर अब रहे मैं हैं। अब मैं आ रहा हूँ। लिस्ट डॉट रिमूव भी यही काम करता है आपका, एग्जैक्टली कोई इसमें वो नहीं है, पर लिस्ट रिमूव क्या है, इंटरनल एपीआई है लिस्ट की। ठीक है कि नहीं? डिलीट इन्होंने अलग एक स्टेटमेंट इसलिए बनाया है क्योंकि डिलीट से हमें आगे भी बहुत सारा काम करना है, मैं आपको बताता हूँ वो। उस पे आ रहा हूँ मैं, रिमूव वाले उस पे, है ना। तो अपन को ये तो समझ में आ गया कि पॉप लेफ्ट और पॉप और डिलीट में क्या डिफरेंस है। अब हम्म। अपन देखते हैं रिमूव में और इसमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए रिमूव ये कहता है, रिमूव एपीआई इसकी लिस्ट की, कि अगर आप किसी वैल्यू को मेरे लिए दोगे तो मैं उसके फर्स्ट अकरेंस को वैल्यू को वो कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। ठीक है कि नहीं? लेकिन डिलीट ये कहता है कि आप मुझे बस वो वैल्यू बताएं, मैं उसको डिलीट कर दूंगा। ना केवल वैल्यू, आप मेरे को इन वैल्यू का रेंज भी दे सकते हो। रेंज का मतलब, अभी ए में 0 को डिलीट करने के बाद ए है मेरा इस तरीके का, और लेट से अब आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको ये दोनों ही डिलीट करने हैं, 333 और 333। तो रिमूव क्या कहेगा, रिमूव से तो आपको दो बार रिमूव को रन करना पड़ेगा कि डॉट रिमूव दिस, और तब जाकर के काम होगा। डिलीट आपका सीधा बोलेगा कि 0 1, यानी सेकंड इंडेक्स से आप चालू करो, और थर्ड और फोर्थ इंडेक्स तक आपको जाना है। फोर्थ इंडेक्स से पहले वाला और सेकंड इंडेक्स से चालू होने के बीच में जितने भी एलिमेंट हैं सबको डिलीट कर दो आप। ठीक है कि नहीं? और फिर ए को आपने प्रिंट किया तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। लेट से मुझे ए को क्लियर करना है। अब हमने एक एपीआई पढ़ी थी, ए डॉट क्लियर। एग्जैक्टली ये ए डॉट क्लियर इंटरनली करता क्या है, ये हमको समझना पड़ेगा। अगर मैं क्लियर एपीआई का डेफिनेशन, पाइथन मेरे से यूं कह दे कि क्लियर एपीआई को खुद आप डिफाइन करें,
तो क्लियर एपीआई का करता क्या है, क्लियर एपीआई इंटरनली इस स्टेटमेंट का यूज करके डिलीट कर देता है सारे एलिमेंट को। इसने क्या बोला, ए को, कि आप जितने भी कॉलन, कुछ नहीं, अगर कॉलन से आगे पीछे आप कोई भी इंडेक्सिंग नहीं दे रहे हो, इट मींस कि जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट को आपको डिलीट करना है। यही क्लियर की रिक्वायरमेंट है। अगर देखोगे तो क्लियर क्या कहता है कि रिमूव ऑल आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट। तो सारे के सारे एलिमेंट्स को इसने डिलीट कर दिया, तो हमारी ये लिस्ट कैसी बनी, बिल्कुल एम्प्टी। और ये हमने यहाँ क्लियर से हमको मिलता है। तो आप ये देख रहे हो कि डिलीट क्या है, इंटरनली जितनी भी आपकी एपीआईज हैं उनके लिए जो मेन स्टेटमेंट यूज किया जाता है वो स्टेटमेंट है डिलीट। अब मैं एक और बात बताता हूं आपको, डिफरेंस, कि लेट से मेरे को एक वैल्यू पता है किसी लिस्ट में, मेरे को ये वैल्यू पता थी 13। अभी हमारा एक क्वेश्चन था कि कब हमको रिमूव करना है, रिमूव का यूज करना है, और कब हमको डिलीट का यूज करना है। तो पहला चीज तो ये आ गया कि डिलीट हमारे लिए एक्सटेंडेबल बहुत सारी चीजें देता है, इसके कारण से डिलीट का यूज किया जाता था पाइथन में। लेकिन अगर हमको ऐसा आ रहा है कि हमें बस किसी एक ही पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, किसी एक एलिमेंट को ही हमको डिलीट करना है, तो हम वहां डॉट रिमूव लगाएंगे या डिलीट का यूज करेंगे। तो आपको उसका मैं आपको बताता हूँ कि कब कैसे करना है। कि मान के चलो हमारे पास 9 10 11 1 इस तरीके की एक लिस्ट है। मैम ये मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको, है ना, थोड़ी सी देर के लिए। आपके पास एक लिस्ट है 9 10 11 1 इस तरीके की, राइट। और आपने यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पर 13 को ऐड किया है, ठीक है कि नहीं। अब आपके पास डेटा क्या अवेलेबल है, एक तो मेरे पास डेटा अवेलेबल हो सकता है, क्या डेटा अवेलेबल हो सकता है, कि आई नो द इंडेक्स विच आई नीड टू डिलीट। एक मेरे पास डेटा अवेलेबल हो सकता है कि आई नो द वैल्यू, नॉट द इंडेक्स विच आई नीड टू डिलीट। क्योंकि आप जब बड़ा कोड लिखोगे ना किसी भी सॉफ्टवेयर का, या किसी बड़ी रिक्वायरमेंट को आप जब लिखोगे, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास उसकी वैल्यू और आपके पास उसकी इंडेक्स दोनों पता है। इट कुड बी पॉसिबल कि ओनली आपको उसकी इंडेक्स पता है, इट कुड बी पॉसिबल कि ओनली आपको उसकी वैल्यू पता है। तो अगर ओनली आपको उसकी वैल्यू पता है तो आपको यूज करना है डॉट रिमूव। सीधा वैल्यू को पास करो, उसकी फर्स्ट अकरेंस को वो खत्म कर देगा। याद रखो, अगर उसमें मल्टीपल वैल्यूज की अकरेंस अवेलेबल है तो ओनली फर्स्ट अकरेंस को ही ये रिमूव करेगा, ठीक है कि नहीं। और अगर आपको इंडेक्स पता है, इंडेक्स पता होने के केस में आपको वैल्यू फेच करने का क्या तरीका है, कि आप उस लिस्ट में जैसे L1 में मैं उस इंडेक्स को डालूंगा तो वो मुझे वैल्यू दे देगा, राइट। लेकिन अगर आपको इंडेक्स पता है तो आप डायरेक्टली डिलीट कमांड का भी यूज कर सकते हो। आपको अलग से ऐसे नहीं है कि पहले वैल्यू निकालनी है फिर इस वैल्यू को यहां पास करना है रिमूव फंक्शन के अंदर। केवल आपको अगर वैल्यू पता है तो आपको रिमूव एपीआई का यूज करना है, ठीक है कि नहीं। और केवल आपको उसकी इंडेक्स पता है तो आप डायरेक्टली डिलीट एपीआई का, डिलीट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया कि नहीं आया। अगर आपको जैसे लेट से वैल्यू पता है और आप चाहते हो डिलीट एपीआई का यूज करना, तो आपको बीच में एक और एपीआई यूज करनी पड़ेगी उस वैल्यू का फर्स्ट इंडेक्स निकालने का तरीका। बट लेट से मेरी रिक्वायरमेंट फर्स्ट इंडेक्स को डिलीट करना ही नहीं है, रिमूव करना है ही नहीं। मेरी रिक्वायरमेंट है कि उसमें जो फोर्थ इंडेक्स पर अवेलेबल है उस वैल्यू को मैं डिलीट करूं। तो क्या मैं रिमूव से काम कर सकता हूँ वो वाला। मेरी जो L1 थी, यहाँ पर आप अगर देखोगे
ओके, ये मैंने इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो ये मेरी जो L1 लिस्ट थी, इस पे अगर मैं डॉट रिमूव कर रहा हूँ 3 को, अगर मैंने वैल्यू पास की डॉट रिमूव 3, और मुझे जबकि रिमूव ये करना है लास्ट वाला 3, या फिर कोई और जगह पे अवेलेबल 3 वो मुझे रिमूव करना है, और अगर मैंने डॉट रिमूव का यूज किया और वैल्यू पास कर दी 3, तो वो हमेशा इस फर्स्ट अकरेंस को ही रिमूव करेगा, रिमूव एपीआई। वो इसको रिमूव करेगा ही नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। इन दैट केस हमको पहले उसकी इंडेक्स निकालनी पड़ेगी जो हमारी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है, जिस एलिमेंट को हमको डिलीट करना है। और जब हमारे पास उसकी इंडेक्स आ गई तो हम डायरेक्टली आइदर डिलीट, और फिर ये स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, डिलीट स्टेटमेंट का, या फिर उसके बाद हम डॉट रिमूव देंगे, तो हम उस वैल्यू को पास अगर करेंगे तो भी डॉट रिमूव हमारा काम करेगा नहीं। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक्सटेंड के अंदर L1 को प्रिंट किया है। ओके, L1 डॉट रिमूव लगाया मैंने। पहले मैं एक L1 में और अपेंड कर देता हूँ, लेट से एक एलिमेंट 18 को। अब मुझे फिर से मैं प्रिंट करा देता हूँ L1 को, और मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ कि 18 को अपेंड करने के बाद जो L1 है, इसका सेकंड लास्ट जो एलिमेंट है वो है मेरा 3, और वो मुझे रिमूव करना है। तो डॉट रिमूव क्या कहता है? डॉट रिमूव ये कहता है कि आप वैल्यू को पास कर दें यहां। मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी? रिक्वायरमेंट ये है कि सेकंड लास्ट एलिमेंट 3 है, उसे रिमूव करना है, और मैंने डॉट रिमूव लगा दिया। तो अब अगर मैं इसको पाइथन को करता हूं तो आप देखिए, 18 को अपेंड करने के बाद ये रहा मेरा, और डॉट रिमूव लगाने के बाद क्या इसने मेरे सेकंड लास्ट एलिमेंट को रिमूव किया है? नहीं, इसने उसकी फर्स्ट अकरेंस को देखा और रिमूव कर दिया। चलो एक काम करते हैं, अपन पहले इसकी इंडेक्स निकालते हैं सेकंड लास्ट एलिमेंट की। तो मैंने क्या किया, एक आई करके वेरिएबल लिया, और मैंने कहा कि L1 डॉट इंडेक्स, और मुझे क्या फाइंड करना है? 3 को फाइंड करना है। और मैंने कहा कि जीरोथ एलिमेंट पे एक 3 अवेलेबल है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो 1 से लेकर के लेंथ ऑफ L1 तक आप जाएं, और वहां से जो भी इंडेक्स मिल रही है, उस इंडेक्स को लेकर के मैंने यहां से रिमूव करने की कोशिश की। तो क्या मेरा काम हो गया? लेट से अपन देखते हैं। देखिए यहाँ 18, फिर भी जब रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूं तो भी इसने फर्स्ट एलिमेंट को ही रिमूव किया है। क्यों किया है इसने फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव? क्योंकि जब मैं L1 में जो मुझे इंडेक्स मिली, उस इंडेक्स की वैल्यू को मैं देखूंगा तो वो वैल्यू वही पास होगी जो कि हम पहले 3 पास कर रहे थे। या तो इसको आप ऐसे पास करें, या फिर आप इसको डायरेक्टली 3 पास करें, बात एक ही है। तो मेरी ये रिक्वायरमेंट के सेकंड लास्ट एलिमेंट को 3 को मुझे रिमूव करना है, ये रिक्वायरमेंट पूरी हुई नहीं कभी रिमूव से। तो मैंने क्या किया, इस केस को हैंडल करने के लिए इसको हटाया, इसको हटाया, और मैंने सीधा डेल और L1 का आई प्रिंट कर दिया। सॉरी, प्रिंट नहीं, डेल में मैंने बोला कि सेकंड लास्ट इंडेक्स आई में मेरी क्या आई? सेकंड लास्ट इंडेक्स आ गई। सेकंड लास्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट अवेलेबल है L1 में, उसको आप डिलीट करें। तो अब मैं इसको जब रन करूंगा, ओ ओके ओके ओके, आगे चल के फिर से मुझे इसको
इंसर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मेरा आगे कोड और भी है। तो L1 डॉट इंसर्ट, ओके। इंसर्ट, ओके। अब देखें आप, ये मेरी लिस्ट थी। अब इसमें से इस एलिमेंट को मुझे डिलीट करना था, ये मेरी रिक्वायरमेंट थी। और डिलीट स्टेटमेंट यूज करने के बाद क्या वो मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई या नहीं हो गई? क्योंकि मैंने इस इंडेक्स को सर्च किया, इस इंडेक्स पर अवेलेबल एलिमेंट को डिलीट करने की कोशिश की मैंने, किससे? डिलीट स्टेटमेंट से। आई होप आई मेड इट क्लियर। हेलो अंजू मैम, हाँ क्लियर है। है ना? ओके। और कोई क्वेश्चन है आप सब किसी का? ओके, अगर नहीं है तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो डिलीट स्टेटमेंट हमारे से समझ में आ चुका है ना? चलो एक काम करते हैं, आज की क्लास में हमने पूरा का पूरा लिस्ट को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है कि नहीं? अगली क्लास में अपन टपल्स, सीक्वेंस और इनको पढ़ेंगे। देखिए ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ना लिस्ट के, जो पाइथन के, इनको मैं बहुत आराम से और एक एक चीज को लेकर के इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स का सबसे ज्यादा यूज होता है आपकी किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए। और अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स को केवल ये जानते हो कि हाँ हाँ ये डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, और आप ये नहीं जानते कि कब किस डेटा स्ट्रक्चर को यूज करना है और कब किस डेटा स्ट्रक्चर की एपीआई को यूज करना है, तो ऑब्वियसली आपके कोड में इतनी बग आएंगी और आप बस डीबग करते रह जाओगे। तो फर्स्ट गो में कोड को सबसे ज्यादा अच्छा और बिल्कुल हर तरीके से बग से क्लियर रखना है, वो हर किसी प्लेटफॉर्म पर रन हो सके और कैसे भी डेटा को रन कर सके और आपको सही आउटपुट दे सके जो आपका एक्सपेक्टेड है। तो उसके लिए जरूरी है कि जिस हिसाब से हमने ये डिलीट और रिमूव के बारे में केस को देखा है, ऐसे हर एक इन एपीआई को, सॉर्ट एपीआई है, रिवर्स एपीआई है, पॉप एपीआई है, इंसर्ट एपीआई, इन सब एपीआई को एक एक करके जाओ आप और एक एक करके इनको रन करो। जैसे मैंने आज रन किया है ना, आज ये स्टार्टिंग से ही एक एक बना करके लिस्ट और एक एक एपीआई को आपको दिखाया है। इस तरीके से ही आपको भी करना चाहिए हर क्लास के बाद। यहाँ आप जा करके हेल्प में और आप सिंपली आई एन टी है, तो आई इंटीजर की क्या क्या एपीआईज हैं उनको आप देखो, उनको एक एक करके रन करो। आपकी एस टी आर की क्या क्या एपीआई हैं, काउंट है, केस फोल्ड है, सेंटर है, एंड्स विद है, फॉर्मेट है, ये क्या है, फाइंड है, इन सबको एक एक करके ऐसे ही आपको रन करके एक बार कोड को देखो कि कोड कैसे काम करता है। जब आप देखोगे तो इनके यूज टू हो गए, यूज टू होने के बाद ही आपको इनको जब रिक्वायरमेंट के टाइम पे यूज करोगे तो चीजें हमारी समझ में आने लगेंगी, है ना? तो आज का हमारा हम होमवर्क लिख लेते हैं कुछ इसी टाइप का। पहला है कि आपको एक माई अंडरस्कोर लिस्ट डॉट पी वाई बनाना है। इसके अंदर क्या करना है? इम्प्लीमेंट ऑल द इंटरनल एपीआईज ऑफ लिस्ट। ठीक है कि नहीं? सेम ऐसा ही आपको एक माई, वन सेकेंड, अंडरस्कोर एस टी आर डॉट पी वाई भी बनाना है और उसमें भी सेम implement all the internal APIs of str class।
यहाँ पे लिस्ट क्लास। ओके, और सेम आपको, चलिए दो ही काफी है। आगे अपन डिक्शनरी और इनका, अगर अपन जब यहाँ पे आएंगे ना डिक पे, तो हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है कि नहीं? ये आपको कंप्लीट करना है। ओके, एनी क्वेश्चन? आज की क्लास का कोई भी आपका कंफ्यूजन क्वेश्चन आपके पास हो? ओके, कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सो वी कैन एंड द क्लास। थैंक्स, थैंक्स एवरीवन। Okay, thanks. या ओके, Thank you, sir. या थैंक्स।